दोस्तों 19 जुलाई 2025 शनिवार के दिन लगभग सुबह 6 बजे के करीब गांव के कुछ लोग खेतों से गुजर रहे थे। तभी लोग देखते हैं कि खेतों में खून के धब्बे हैं और बगल में ही एक व्यक्ति का उंगली कटकर गिरा पड़ा है। अब इतना देखते ही लोग हैरान हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। लोग इधर उधर नजर भी घुमाते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ और दिखाई नहीं देता है। तभी लोग फैसला करते हैं कि पुलिस को सूचना देनी चाहिए। तभी उसमें से एक व्यक्ति मीरगंज थाने में सूचना देती है पुलिस को और बताती है कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा मामला है, आप जल्दी से पहुँच जाइए। तभी जो पुलिस की टीम थी लगभग आधे घंटे के करीब बिहार के पूर्णिया जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के त्रिमुहानी लिवरी पुल के पास पहुंचती है। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, पहले से ही लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। पुलिस वहां पर जाती है और लोगों से पूछताछ करती है और पुलिस पूछती है कि मुझे फोन किसने किया था। तब जाकर वो व्यक्ति सामने आता है और सारी बातें बताता है और कहता है कि सर लगभग सुबह के 6 बजे के करीब हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा। पुलिस पूछती है कि यहाँ पर कुछ और भी था। वो व्यक्ति बताता है कि नहीं सर, यहाँ पर कुछ और नहीं था। तभी पुलिस वहाँ पर छानबीन करती है। उस इलाके के दूर दूर एरिया तक पुलिस छानबीन करती है लेकिन पुलिस को वहाँ पर कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस इस चीज़ से बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर ये खून का धब्बा यहाँ पर आया कैसे और ये उंगली किसकी कटी हुई है यहाँ पर। लेकिन जहां पर खून का धब्बा दिखाई देता है पुलिस को, वहीं पर ठीक बगल में टूटी हुई चूड़ियां भी होती है और एक टूटा हुआ चप्पल भी होता है। उसके अलावा वहां पर और ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। अब पुलिस परेशान हो जाती है। इसी तरह से छानबीन करते करते लगभग 12 बजे का वक्त हो जाता है लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता है। तब जाकर पुलिस वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाती है। डॉग स्क्वाड की टीम आती है और वहां पर छानबीन शुरू कर देती है। लगभग छानबीन के 1 घंटे के बाद अब एक जगह पे जाकर डॉग स्क्वाड की टीम रुक जाती है। अब पुलिस का शक वहां पर चला जाता है। पुलिस वहां पर उस जगह को खोदवाती है। अब जैसे ही वहां पर खोदा जाता है, लगभग 3 फीट नीचे से एक लाश बरामद होती है, जिस लाश को देखने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है और गांव के सभी लोग सन्न रह जाते हैं। जब उस लाश की पहचान कराई जाती है तो पता चलता है कि यह डेड बॉडी मोहम्मद मोजीम की है। जब यह नाम लोग सुनते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो इंसान कल तक बिल्कुल ठीक था, आज ऐसा इसके साथ कैसे हो सकता है। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। तभी पुलिस की टीम गांव वालों से पूछती है कि इसका घर कहाँ है, ये रहने वाले कहाँ का है। तभी उसमें से एक व्यक्ति बताता है कि सर ये तो इसी इलाके का रहने वाला है। मीरगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत मीरगंज के वार्ड 14 इमली टोला का रहने वाला ये आदमी है। इसका पूरा फैमिली है। ये तो पंजाब में रहकर काम किया करता था। अब जो पुलिस की टीम थी वो पहुंच जाती है उसके घर में। उसके घर में पहुंचने के बाद अब जो मृतक का भाई होता है उससे पूछताछ करती है। मृतक का भाई मोहम्मद आसिक बताता है कि सर कल मेरा भाई शाम 7 बजे अपने दोस्त के साथ घर से निकला था और कहकर गया था कि वो पैन कार्ड बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो घर आया ही नहीं। उसके बाद जो मृतक का भाई था वो बताता है कि सर इसमें मेरी भाभी का ही हाथ लग रहा है, क्योंकि मेरी भाभी का एक व्यक्ति के साथ पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके बाद मोहम्मद आसिक पूरी कहानी बताता है अपनी भाभी के बारे में। अब जो पुलिस की टीम होती है जब आसिक से पूछताछ करती है, उसके बाद पुलिस थाने चली जाती है और जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रबीना खातून, उसको थाने में बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। अब जैसे ही मृतक की पत्नी रवीना खातून थाने पहुंचती है और पुलिस जैसे उससे पूछताछ करती है, रवीना खातून थरथराने लगती है और इधर उधर की बातें बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तब जाकर रवीना टूट जाती है और उसके बाद जो कहानी वो बताती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल जो मोहम्मद मोजीम था उसकी उम्र 35 साल की थी। वो मीरगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत मीरगंज के वार्ड 14 इमली टोला का रहने वाला था। उसकी शादी आज से 18 साल पहले रवीना खातून नाम की एक महिला से होती है। शादी के बाद उसके 2 बच्चे भी होते हैं। बड़ी वाली बेटी आज 14 साल की है और छोटा वाला बेटा जिसकी उम्र आज 10 साल की है।
शादी की कुछ सालों के बाद मोजिम चला जाता है पंजाब मजदूरी करने के लिए, क्योंकि गांव में उसको कामकाज कोई दिखाई नहीं देता है। परिवार के भरण पोषण के लिए वो पंजाब चला जाता है और वहीं पर मजदूरी करने लगता है और वहीं से वो पैसे भेजा करता था, जिससे उसके परिवार वाले खुशहाल जिंदगी अपने गाँव में गुजार रहे थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन आज से 3 साल पहले जो मोजिम होता है उसकी पत्नी रबीना खातून का उसी के जिगरी दोस्त मदरूल से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मदरूल जो था मोजिम का अच्छा खासा दोस्त था, उसके घर में उसका हमेशा आना जाना था। इसी दौरान मदरूल की नज़दीकियाँ उसकी पत्नी रबीना से बढ़ती है और उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन इस बारे में मोजिम को कानों कान खबर तक नहीं चलती है, क्योंकि वो पंजाब में रहकर काम किया करता था और उसको यह बात अच्छे से पता था कि जो उसका दोस्त थे मदरूल उसके घर में आना जाना करता है। क्योंकि मोजिम जब अपने घर में रहता था उस वक्त भी उसका दोस्त हमेशा उसके घर में आना जाना करता था, पैसों का लेन देन करता था और उसके पंजाब जाने के बाद भी मदरूल अक्सर उसके घर में जाता था। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी वह अपने दोस्त की पत्नी यानी कि रबीना से पैसों का लेन देन भी किया करता था। लेकिन घटना के ठीक 3 महीने पहले मोजिम को अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसी के दोस्त के साथ उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। मोजिम अपनी पत्नी को बहुत समझाता है और कहता है कि अगर इस रास्ते पे चलोगी तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। पति के समझाने के बावजूद भी रबीना अपने पति की बातों को नहीं मानती है। वह अपने प्रेमी मदरूल के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी। अब उधर जो मोजिम था उसको यही लगता है कि वो अपनी पत्नी को समझा चुका है और उसकी पत्नी अब इस रास्ते पर नहीं चलेगी, इसीलिए वो अब इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ महीने पहले ही वो पंजाब से अपने घर आता है अपने परिवार वालों के साथ वक्त गुजारने के लिए। अब धीरे धीरे इसी तरह से सब चीज़ अच्छा चल रहा था। मोजिम अपनी पत्नी के कहने पर घटना से कुछ दिन पहले ही अपने दोस्त मदरूल को 1 लाख रुपए देता है, क्योंकि वो ज़मीन खरीदना चाहता था। इसके ही चलते वो उधारी देता है और वह भी अपनी पत्नी के कहने पर ही देता है। धीरे धीरे ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। मोजिम अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी बच्चों के साथ गुजार रहा था। अब बात है 18 जुलाई 2025 शुक्रवार की शाम को इधर जो मोजिम की पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि पैन कार्ड बनवा लो, वरना आगे चल के बहुत दिक्कतें होगी, क्योंकि बैंक में भी पैन कार्ड मांग रहा है। अब जो मोजिम होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने दोस्त मदरूल के साथ जाऊंगा। अब उसके थोड़े देर के बाद ही जो मदरूल होता है मोजिम का दोस्त वो उसके घर आ जाता है बाइक लेकर, और इससे पहले ही रबीना अपने प्रेमी के साथ मिलकर सारी प्लानिंग बना चुकी थी। ठीक शाम के 7 बजे मदरूल अपने दोस्त के घर आता है और उससे कहता है कि चलो तुम्हारा पैन कार्ड बनवा देता हूँ। मोजिम अपने घर से आधार कार्ड लेता है और अपने घर वालों को यही बोलकर निकलता है कि पैन कार्ड बनवाकर मैं तुरंत आ रहा हूँ। अपने दोस्त मदरूल की बाइक में बैठता है और वो चला जाता है। मदरूल लगभग 400 मीटर दूर आगे गाड़ी ले जाने के बाद एक इलाके में अपनी गाड़ी को रोकता है और वो इलाका होता है पूर्णिया के मीरगंज थाना क्षेत्र के त्रिमुहानी लिवरी पुल के पास। वहां पर गाड़ी रोकने के बाद वो मोजिम को खेतों में ले जाता है। खेतों में ले जाने के बाद कुछ देर वो दोनों वहीं पर रुकते हैं। उसके थोड़ी ही देर के बाद अब जो मोजिम की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रबीना खातून, वो भी वहां पर पहुंच जाती है। अब रबीना अपने प्रेमी मदरूल के साथ मिलकर वहीं पर अपने पति को खूब मारती पीटती है। इधर जो मदरूल होता है उसके पास पहले से ही एक हथियार होता है, उसी हथियार से उस पर वार करता है और इतना वार करता है कि मौके पर ही मोजिम की मौत हो जाती है। अब वहीं पर वार करने के दौरान मोजिम के हाथों का एक उंगली भी कट जाता है, जो कि वहीं पर गिर जाता है। और उसी दौरान रबीना के हाथों में जो चूड़ियाँ होती है उसमें से कुछ चूड़ियाँ भी टूट कर गिर जाती है वहीं पर, और वो जो चप्पल पहन कर गई होती है उसमें का एक चप्पल भी टूटा हुआ वहीं पर छूट जाता है। अब वो दोनों घबरा जाते हैं कि लाश को ठिकाना कैसे लगाया जाए। तभी वो लोग वहीं पर 3 फीट गड्ढा खोदकर मोजिम की लाश को वहीं पर दफना देते हैं और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जब पुलिस सारी कहानी रबीना की जुबानी सुनते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने प्रेमी के खातिर अपने ही पति को मौत की घाट कैसे उतार सकती है। और कुछ दिनों से इस तरह का केस हमेशा देखने को मिल रहा है। रोजाना कहीं न कहीं पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार रही है।
पिछले कई महीने पहले हमने देखा कि मेरठ की मुस्कान ने ऐसा किया, इंदौर की सोनम ने ऐसा किया। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि दिल्ली में भी एक सुष्मिता नाम की लड़की अपने देवर के प्रेम प्रसंग में आकर अपने ही पति को करंट लगाकर मौत की घाट उतार दी। पता नहीं आजकल के लोगों को हो क्या गया है, खास करके शादीशुदा महिलाओं को। शादी के बाद भी वो प्रेम प्रसंग में आ जाती है और प्रेमी को पाने के चलते अपने ही पति को मौत की घाट उतार देती है। दोस्तों, जब रबीना सारी कहानी बताती है और अपना जुर्म कबूल करती है, उसके बाद पुलिस उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन जो उसका प्रेमी होता है मदरुल, वो अपने घर से फरार है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। दोस्तों, हर क्राइम करने वाला यही सोचता है कि वो क्राइम करके बच जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ना एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी क्राइम करने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।